हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त मौला होंगे। तो किसी बच्चे ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि मुझे वेरिएशन के ऊपर में वीडियो चाहिए, तो इसीलिए मैं आज का जो टॉपिक है लेकर आया हूं वेरिएशन। आई मीन चैप्टर 13 जो है आपका परिवर्तन स्थिरांक है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिवर्तन स्थिरांक। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में चाहिए ये वीडियो है ना, तो आप कमेंट करोगे, मैं इंग्लिश में भी डाल दूंगा। वैसे भी मैं इंग्लिश में अपलोड करने वाला हूं, हर एक चैप्टर हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। ठीक है, तो अगर आपको अभी चाहिए तो अभी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे ही आप बोलोगे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा इंग्लिश में भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवर्तन स्थिरांक। ठीक है, चैप्टर का नाम है भैया परिवर्तन स्थिरांक। ठीक है, परिवर्तन स्थिरांक। देखो, परिवर्तन स्थिरांक होता क्या है? सबसे पहले यहां पे परिवर्तन स्थिरांक हम लोग जानेंगे। तो यहां पे 4 केसेस हैं। सबसे पहले आप जानते ही हो कि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 4 केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला केस है, मान लो, अच्छा इसमें होता क्या है सबसे पहले ये समझो। इसमें मान लो कि कोई फैक्टर है। ठीक है, अब 2 फैक्टर है, मान लो कि 2 फैक्टर में से एक फैक्टर का वैल्यू घट रहा है और दूसरे फैक्टर का वैल्यू बढ़ रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? परिवर्तन स्थिरांक यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि 2 कारक होते हैं, जैसे मान लो ना डिस्टेंस और स्पीड और डिस्टेंस मान लेते हैं। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा डिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। आई मीन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा या तो स्पीड बढ़ेगा, है ना। जितना ज्यादा स्पीड हम लोग चलाएंगे कोई गाड़ी को, वैसे उतना ज्यादा स्पीड कवर करेंगे, सॉरी डिस्टेंस कवर करेंगे, दूरी कवर करेंगे। या फिर मान लो कि एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि टाइम और वर्कर्स, अगर आपको कम टाइम दिया जाए तो आपको ज्यादा वर्कर्स लगेंगे, है ना। आपको बोला जाए कि 2 किलोमीटर का रास्ता आपको 2 घंटे में बनाना है, तो आप क्या करोगे? 10 वर्कर की जगह 20 वर्कर लगा दोगे। और आपको बोला जाएगा कि एक 2 किलोमीटर का रास्ता आपको 2 घंटे के बजाय 10 घंटे में बनाना है, तो आप क्या करोगे? 20 वर्कर लगाओगे? नहीं, आप क्या करोगे? कम वर्कर्स लगाओगे। तो यही एक है सरल संबंध और एक है विलोम संबंध। तो यही चीज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड भी करेंगे हम लोग, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम इस पोर्शन से, इस जो मैं एक्स्ट्रा वाला पढ़ाऊंगा उस पोर्शन से कोई सवाल नहीं पूछता, बट आपके बुक में एक क्वेश्चन पूछा था तो मैं उसी का जवाब दे दूंगा। ओके, तो आप उसके ऊपर में कंफ्यूजन लेकर मत बैठ जाइएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बातें हैंडल करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कौन कौन सी बातें। उसके बाद सवाल पे फोकस करना हम लोगों को, और थ्योरी क्लास आज ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स भी शुरू कर देंगे आज। तो 4 बातें जो हैं, पहली बात है, मान लो कि 2 फैक्टर लिया हमने x एंड y। क्या लिया भाई? x एंड y। चारों कंडीशन में लेंगे। तो अगर परिवर्तन स्थिरांक जो होता है वो, सबसे पहले मैं बात कर लूं, ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं 2 टाइप का अभी के लेवल में। आगे के लेवल में क्या है नहीं है वो बात की बात है, अभी 2। ठीक है, एक है सरल संबंध और एक है विलोम संबंध। ठीक है, सरल संबंध और विलोम संबंध। तो हम लोग ये पहला केस ले लेते हैं और एक दूसरा केस ले लेते हैं। इधर पे ये सरल संबंध, ये विलोम संबंध लेंगे यहाँ पे, और एक फिर सरल संबंध का दूसरा टेक्निक, जो कि ये वाला जो है हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज अ टीचर मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं उसको क्लियर कर दूं। आपके सवाल, आपके बुक में जो सवाल पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, राइट। तो देखो मैंने क्या बोला, सरल संबंध पढ़ेंगे। तो देखो 2 फैक्टर है, एक x है और एक y है। तो अगर वो दोनों सरल संबंध में है तो कैसे लिखेंगे? x प्रोपोर्शन y। इसी को परिवर्तन, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी, है ना। और इसको अगर हटाएंगे, परिवर्तन इसको कहते हैं, और इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट बैठेगा। क्या बैठेगा भाई? कांस्टेंट। और उसी को कहते हैं परिवर्तन स्थिरांक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन स्थिरांक। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू के वाई, जहां पर
इसको ऐसे नहीं लिखता हूं, जहां पर के, अरे यार बार बार ब्रैकेट होना चाहिए, के वाई, ठीक है, जहां पर के क्या है भाई, के एक स्थिरांक है, के नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन एक और बात है के लिए, क्या एक और बात क्या है कि के का वैल्यू 0 से बड़ा है, के का वैल्यू क्या है भाई, 0 से बड़ा है। यानी कि अगर y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, y घटेगा तो x भी घटेगा। ध्यान देना, y घटा x भी घटेगा, y बढ़ा तो x भी बढ़ेगा। एकदम कंठस्थ और एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जाना चाहिए, ठीक है। y बढ़ा x बढ़ा, y घटा x घटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं k का मान कुछ भी ले लो, पहले मान लो 4 ले लेते हैं, मान लिया 4 ले लिया। अब k का वैल्यू तो फिक्स हो गया, k स्थिरांक है भाई, k का मान तो बदलने वाला है नहीं, k तो एक स्थिरांक है। तो k का वैल्यू अगर 4 ले लिया और y का वैल्यू मान लिया 3, तो ये पहले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में 4 इंटू 3 12, वही k तो वही रहेगा। अब मान लो ये ले लिया 5, अब ले लिया 5, y का वैल्यू बढ़ा दिया मैंने। अब देखते हैं x कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, वाह, y बढ़ रहा है x भी बढ़ रहा है। अब अगर मान लो कि मैंने y का वैल्यू 2 ले लिया, कितना ले लिया भाई 2, अब x देखते हैं क्या होता है, तो 2 इंटू 4 8, अरे वाह। कहने का मतलब क्या है, अगर y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ेगा, y घटेगा तो x भी घटेगा। एकदम क्लियर है, ओके ओके। अब हम लोग आते हैं, मान लो कि 2 फैक्टर लिया x एंड y, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मैं बस समझा रहा हूं कि x और y को उस एग्जाम्पल की जगह रख देना है, बाकी वो कुछ भी होता है एग्जाम्पल। अब विलोम संबंध, ये था सरल संबंध। सरल संबंध में क्या होता है कि दोनों फैक्टर का वैल्यू या तो बढ़ता है या तो घटता है। इसमें क्या होगा, इसको लिखेंगे विलोम संबंध। अगर हम लोग विलोम संबंध निकालें तो ये लिखाता है x प्रोपोर्शनल टू 1/y, जहां पर x इज इक्वल टू k बाई वाई लिख सकते हैं, और k यहां पर क्या है भाई, k नॉट इक्वल टू 0, साथ ही साथ k का वैल्यू 0 से बड़ा है। k का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा, मतलब धनात्मक है। क्या है भाई, धनात्मक। देखो अगर y घटा तो x बढ़ेगा, और अगर y बढ़ा तो x घटेगा। देखते हैं एग्जांपल। मान लो k का वैल्यू हमने ले लिया 20 ले लिया, k का वैल्यू क्या ले लिया 20। अब y ले लेता हूं मैं एक बार 4, तो x कितना हो जाएगा 20/4 5। अब y ले लेता हूं मैं मान लो कि 2, y का वैल्यू घटा दिया मैंने, ठीक है, तो 20/2 10। अब y ले लिया मैंने मान लो 5, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 20/5 4। अब y ले लिया मान लो मैंने 10, तो 20/10 कितना हो जाएगा 2। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब y 4 था तो x 5 आया। ओके, अभी हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, y का मान मैंने घटा दिया, y का मान मैंने क्या किया, घटा दिया। x जो 5 था अब 10 हो गया, अरे वाह, y घटा तो x बढ़ गया। अब y को बढ़ा देते हैं, जब 2 था तो x बढ़ गया था, और जब y को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, 2 से 3 प्लस कर देते हैं, 5 कर देते हैं। अब x देखो 4 हो गया। हाँ, y बढ़ रहा है, x घट रहा है, y बढ़ रहा है, x घट रहा है ना, यही है फंडा। ठीक है भाई, चलो बस इतना ही पढ़ना था। एक्चुअल में इतना ही थ्योरी भी है, फॉर्मूला के बेसिस पे इतना ही है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, x/y इज इक्वल टू k, और यहां पे लिख सकते हैं इसको, है ना, इसको लिख सकते हैं xy इज इक्वल टू k। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन दोनों का गुणनफल हमेशा कितना आता है, कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारा जो केस था इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये था विलोम संबंध और ये था सरल संबंध, पढ़ लिया। तो इसके केस में बात करें, अगर 1 नंबर के केस में बात करें, मान लेते हैं कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है x इक्वल टू ky,
अब अगर मैं लिख देता हूं माइनस के वाई, के का वैल्यू नेगेटिव कर देता हूं, के का वैल्यू क्या कर देता हूं भाई, नेगेटिव, के लेस देन जीरो, के का वैल्यू जीरो से छोटा कर देते हैं, जीरो से छोटा कर देते हैं। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो गया ना, मतलब अगर हम y का वैल्यू बिठाएं, मान लो अगर k का वैल्यू मैंने अच्छा पहले समझा देता हूं, यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, y बढ़ेगा x घटेगा, y घटेगा x बढ़ेगा, है? देखो मान लो k का वैल्यू ले लिया 4, अब y लेते हैं, y ले लिया 2, तो 4 इंटू 2 8, माइनस 8, y कितना बढ़ा, y अभी कुछ नहीं बोल सकते, चलो एक और लेते हैं, y का मान 3 ले लिया, y का मान कितना ले लिया 3, अब कितना जाएगा 4 इंटू 3 12, माइनस 12, y बढ़ रहा है x घट रहा है, अभी भी समझ में नहीं आया, 4 ले लो, 4 इंटू 4 16, माइनस 16, देखो तो आपको पता है कि जीरो से इस तरफ जाते हैं तो मान घटता है, जीरो से बाईं तरफ जब जाते हैं, जीरो से जब बाईं तरफ जाते हैं तो मान घटता है, और जीरो से जब दाईं तरफ जाते हैं तो मान बढ़ता है ना, हाँ बिल्कुल बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे हम y को इस तरफ लेके जा रहे हैं, x भैया इस तरफ भाग रहा है। तो आपके सवाल में इसी का जवाब पूछा था, तो इसका जवाब ये रहा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, जबकि ये सरल संबंध जैसा दिख रहा है, बट ये है नहीं, ठीक है। उसी तरह इसमें आ जाते हैं, तो अगर मैं यहां पे लिखूं एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस के, या फिर लिखूं x इज इक्वल टू माइनस के बाई वाई, यहां भी सेम, अगर x y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, देखो कैसे, और y घटेगा तो x भी घटेगा। चलो देखो, मान लो k का मान ले लिया हमने, अच्छा k यहां पर पहले बता दिया गया है, k जो है वो जीरो से छोटा है, राइट। अब हम लोग k का वैल्यू ले लेते हैं 30, ठीक है। अब y ले लेते हैं 2, ठीक है। तो y जब 2 होगा तो x क्या हो जाएगा भाई, माइनस 30 बाई 2, माइनस 15, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, y का मान लो 3 बढ़ा दिया, y बढ़ा दिया, तो अब ये कितना हो जाएगा भाई, 30 बाई 3 माइनस 10, इसका मतलब क्या समझे कि y जब बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है। देखो ये ऐसा हो रहा है ना, ये 0 है, ये माइनस 15, ये माइनस 10 और ये माइनस 5, ऐसे करके कैसे जाएगा। मान लो कि तुमने y का मान 6 ले लिया और बढ़ा दिया, y का मान और बढ़ा दिया, है ना, और बढ़ा दिया, तो 30 बाई 6 कितना, 30 बाई 6 5, मतलब माइनस 5। देखो तो ये इस तरफ भाग रहा है, मैंने बोला ना कि जब जीरो से उस तरफ जाते हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव इन्फिनिटी से दाईं तरफ जाओ, नेगेटिव इन्फिनिटी से दाईं तरफ जाओ तो मान बढ़ता है, नेगेटिव इन्फिनिटी से दाईं तरफ जाने से मान बढ़ता है। तो ये वाली बात अभी हम लोगों का बोर्ड एग्जाम से और एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, बट आपके बुक ने सवाल पूछा था, ठीक है। यहाँ पे देखो पूछ रखा है, यहाँ पे सवाल भाई कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे पूछ रखा है के का वैल्यू के का वैल्यू जीरो से छोटा हो तो x और y दोनों का परिवर्तन कैसा होता, स्वतः लिखे, खुद से लिखने के लिए बोला गया था, तो मैंने उसका जवाब दे दिया आपको, ठीक है भाई। चलो इतना आप फटाफट नोट कर लो, बढ़ते हैं सवाल की तरफ, बस इतना ही थ्योरी था आपको, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाली नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, बस आपको कंसेप्ट के लिए मैंने क्लियर करवा दिया, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग सवाल कर लेते हैं। तो पहला सवाल में है a और b का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ x और y का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है a और b के बीच में कौन सा रिलेशन है, x और y के बीच में कौन सा रिलेशन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एनालाइज करें मन में, तो देखो b का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में a का वैल्यू देखो ये भी इंक्रीज कर रहा है, साफ नजर आ रहा है, नजर क्या आ रहा है कि b बढ़ रहा है तो a भी बढ़ रहा है, मतलब ये सरल संबंध है ना। अगर a का a बाई b करे तो इक्वल टू क्या आएगा भाई, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट आएगा, और साथ ही साथ हमको कांस्टेंट का वैल्यू भी निकालने बोला गया है। तो a बाई b अगर करे इफ
है ना। तो a का वैल्यू कितना 25 बाई 10, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 5 बाई 2। अच्छा, उसी तरह अगर 30 बाई 12 करें तो 6 से 5 बार में, 6 से 2 बार में, यानी कि 45 बाई 18 करें तो 9 से 5 बार में, 9 से 2 बार में। तो देयरफॉर k का वैल्यू आ गया 5 बाई 2। k का वैल्यू क्या आ गया 5 बाई 2। और a एवं b सरल संबंध में है, सरल संबंध में है ना। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। हम लोगों को यही से एनालाइज कर लेना था। दूसरा क्या है, x और y देखो, x का मान 18 है, 8 है, 12, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, यहां पे एनालाइज नहीं कर सकते। y 3 है, अचानक से बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, हाँ, एनालाइज नहीं किया जा सकता है। तो एक काम करते हैं 18 बाई 3 करते हैं, 6 आएगा। अगर हम लोग सरल संबंध निकालने की कोशिश करें तो 6 आएगा। 18 बाई 27 बाई 4 यानी कि 8 इंटू 4 32 बाई 27 नहीं होगा, तो इंटू कर लेते हैं, फिर इंटू कर लेते हैं। तो 18 इंटू 3 कितना होगा भाई 54। 8 बाई 27 बाई 4, 8 बाई 27 बाई 4 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 27 बाई 4, तो 8 4 27, हाँ 54 इंटू करोगे तो इफ x इंटू वाई, तो ये कितना हो जाएगा, पहला 18 इंटू 3 54, फिर से हम लोग 8 इंटू 27 बाई 4, तो ये 2 54, वाह आ गया, 9 बाई 2 6 54। तो देयरफॉर k का वैल्यू आ गया 54। और क्या लिखेंगे भाई, x एवं y विलोम संबंध में है। किसमें है भाई, विलोम संबंध, ठीक है ना, विलोम संबंध है। समझ आया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। कैसे करना है, पहला सवाल क्या है, बोल रहा है कि विपिन चाचा की टैक्सी 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है। वाह, बहुत ही इजी सवाल है, ये आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, है ना, बचपन से करते आ रहे हो, क्लास 7 8 से करते आ रहे हो। बट यहां पे अलग मेथड यूज करना है इसको, सवाल को करने के लिए। टैक्सी जो है 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है, 25 मिनट में 14 किलोमीटर समान गति से, यानी कि यहां पर जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कांस्टेंट है, स्पीड यहां पे कांस्टेंट है। समान गति से टैक्सी चलाकर 5 घंटे में वो कितना रास्ता तय करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं टैक्सी जो समय ले रहा है, तो सॉल्यूशन है ना, समय मान लेते हैं t। और क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो दूरी को लास्ट में लिखते हैं, दूरी है ना, दूरी को ले लेते हैं d, ठीक है। देखो 25 मिनट में वो 14 किलोमीटर जाता है, 25 मिनट में वो 14 किलोमीटर जाता है। तो 5 घंटा मतलब कितना मिनट, 5 इंटू 60 300 मिनट है ना, 300 मिनट कितना किलोमीटर जाएगा। देखो यूनिटरी मेथड मत लगा देना भैया, यूनिटरी मेथड मत लगा देना, क्योंकि वहां पे बोल दिया है सवाल में परिवर्तन सिद्धांत द्वारा निकालना, उसे परिवर्तन का प्रयोग कर ज्ञात करें, है ना, परिवर्तन का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो सिंपल सा बात है भाई, हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इन लोगों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, संबंध, कौन सा संबंध, सरल या विलोम है वो पता करना होगा। लिखेंगे चूंकि 25 मिनट में वो अगर 14 किलोमीटर जाता है, तो अगर हम टाइम बढ़ा दें तो डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। देखो भाई 25 मिनट में तुम 14 किलोमीटर जाते हो टिक 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 करके, तो अगर मैं बोलूं तो 25 मिनट नहीं बल्कि 300 मिनट दौड़ो। कितना मिनट भाई, 300 मिनट। तो कितना दूरी तय करोगे, 14 किलोमीटर या 14 से ज्यादा या 14 से कम, 14 से ज्यादा। यानी कि जब टाइम बढ़ा दिया तो डिस्टेंस भी बढ़ गया, जब टाइम बढ़ा देंगे हम तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर अप करेंगे, यानी कि सरल संबंध है। तो लिखेंगे T एवं D में सरल संबंध है। क्या है भाई, सरल संबंध। अच्छा, यानी कि कैसे लिखेंगे, T प्रोपोर्शनल टू D, T प्रोपोर्शनल टू D। अच्छा, D निकालना है तो D को इधर लिख देते हैं हम लोग, हाँ D को इधर लिख देते हैं, है ना, इसी को कैलकुलेट करना है, D प्रोपोर्शनल टू T लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। तो
तो यहाँ पे d इज इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लेते हैं r t, है ना। यहाँ पे r नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये आप मेंशन कर देना, मत भूलना, एक मार्क्स कटेगा यहां से। ये नेसेसरी कंडीशन है कि r का वैल्यू कतई 0 नहीं हो सकता। अगर r 0 d 0, डिस्टेंस 0 हो जाएगा। r 0 होता ही d 0 हो जाएगा। d 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, टाइम दिया हुआ है, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, समझे। यानी कि अब इसको, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, इक्वेशन 1। तो केस 1 सबसे पहले, केस 1, तो केस 1 में टाइम दिया हुआ है t, डायरेक्ट लिख देते हैं, d दिया हुआ है 14, r नहीं पता, t है 25। तो यहां से r का वैल्यू आ जाएगा 14/25। r का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया भाई? 14/25। अब केस 2, केस 2, तो d निकालना है, इसी को यूज करेंगे, फिर से इसी को यूज करेंगे, दोनों बार, दोनों ही केस में इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला, सूत्र है, सूत्र। d इज इक्वल टू, r का वैल्यू है 14/25 इंटू 300, 25 से कम 25 50, तो 25 से कम 25 50, 25 तो नहीं 50, 14 इंटू 12 14, 140 और 28 168, 168, डी का वैल्यू आ गया 168 किलोमीटर। इतना दूरी तय करेगा। समझ आया बात? समझ आया? नहीं आया? फिर से समझा देता हूं। टाइम लिखो, दूरी लिखो, जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, उसके बाद उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालो, जो भी रिलेशन होगा यहां पे लिख दो, वहां से मतलब उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट मिलेगा। केस 1 से कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा कंफर्म, केस 1 से कांस्टेंट का ही वैल्यू मिलेगा कंफर्म। कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया, अब उस कांस्टेंट का वैल्यू को केस 2 में बिठाना है, फिर जो निकालना है उसको इधर लिखना है, और एक वैल्यू मिलेगा तुमको, यहां से मिलेगा, है ना, उसको बिठाना है, और 168 आ गया। इतना सिंपल है ना। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देख लेते हैं अब अगला सवाल क्या है। 4 का 2 और 4 का 3, मैंने 3 का 2 और 3 स्किप कर दिया, 4 का 1 स्किप कर दिया। वो सवाल सब आपके लिए है। अगर आपसे बनता है देन इट्स गुड, नहीं बनता है तो इट्स वेरी बैड, वेरी बैड। आपको बनाना होगा किसी भी हाल में, किसी भी हाल में बनाना होगा भैया। नहीं बनाओगे, नहीं सीखोगे तो डाउट क्लियर करो, ठीक है, बट बनाने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, बट कोशिश करना है। कोशिश करने के बाद नहीं बनेगा, कमेंट करना, मैं बता दूंगा। अगले जल्दी से कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो स्किप हो गया, अगला पार्ट आ गया तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट मैं फिर भी डाउट क्लियर कर दूंगा। एनी हाउ मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। समझ में आया? तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है 4 का 2 में कि x y के साथ सरल समानुपात में है एवं z के साथ विलोम समानुपात में है। तो यहां पे दिया हुआ है कि x जो है y के साथ सरल समानुपात में है और z के साथ विलोम समानुपात में है। देखो साफ लिखा हुआ है, y के साथ सरल समानुपात एवं z के साथ विलोम समानुपात है। अब क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, नाउ x इज इक्वल x प्रोपोर्शन y इंटू 1/z, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू k y बाई z, k y बाई z। ये हमारा बन गया इक्वेशन, और इसी को बैठा के ये सारे प्रूफ करने। तो बोला जा रहा है y इज इक्वल टू 4, z इक्वल टू 5 होता है, तब x 3 हो जाता है। तो अब ये बताओ कि y जब 16, z जब 30 हो तब x क्या होगा। ध्यान से सुना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y जब 4 होता है, z जब 5 होता है, तब x 3 होता है, तब x 3 होता है। तो ये मुझे बताओ कि जब y 16 होगा, z 30 होगा, तो x कितना होगा, है ना। चलो केस 1 लड़ते हैं। केस 1 पहले पास तो करना होगा भाई। पहला केस नहीं जीतोगे तो दूसरा कैसे जीतोगे, दूसरा नहीं जीतोगे तो फिर तीसरा कैसे जीतोगे, जीतते चलना है ना। तो भाई देखो x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, y का वैल्यू 4 दिया हुआ है, k यहाँ पे बिठा दो, z दिया हुआ है 5, तो k का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 15/4, होगा कि नहीं होगा, 15/4
4। अब केस 2, तो x का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू 15/4 है। अच्छा, इनटू y का वैल्यू 16 है। ओके, z का वैल्यू 30 है। 4 से 4, 5 से 2, 4/2, 2। x का वैल्यू कितना आ गया भाई? 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 2। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि अच्छा x का वैल्यू 2 आ गया। ओके, बस हो गया और तो कुछ नहीं। अच्छा, एक्स वाई जेड का रिलेशन यहां पूछा था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, x का वैल्यू कितना होगा? 2। देखो यहां पे x बिठाओ, k बिठाओ, ठीक है, अच्छा k बिठाओ, y बिठाओ, z बिठाओ, 3 आ जाएगा ये x। देखोगे? दिखाता हूं, ये रफ नॉर्मली ऐसे बता रहा हूं। x निकालना है, k दिया हुआ 15/4 और y 4 और z 5। ठीक है, 4 से 4 कटा, 5 से 15, 3 बार में देखो आ गया ना। ठीक है, तो इसलिए वो पहले ही 3 ले रखा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, बोल रहा है x y के साथ सरल समानुपात है। ठीक है, x y के साथ सरल समानुपात में है। ओके, z के साथ विलोम संबंध में है। ओके, z के साथ विलोम संबंध में है। ठीक है, y 5 है, सेम क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि जब y 5 होता है, z 9 होता है, तब x का वैल्यू 1/6 आता है। तो मुझे ये बताओ, ये वाला पहले मैं क्लियर कर देता हूं, फिर ये वाला समझा दूंगा। तो मुझे ये बताओ कि y जब 6 हो, z जब 1/5 हो, तब x क्या होगा? और उसका वैल्यू निकालने के बाद x y z में रिलेशन भी निकालना है, संबंध निकालना है। तो यहां पे हम लोग कंबाइन कर देंगे, लिखेंगे ऑन कंबाइनिंग, जैसे यहां पे किया था। तो ये क्या हो जाएगा भाई? x प्रोपोर्शन y बाई z, x प्रोपोर्शन y बाई z। तो यहां से लिखेंगे x इज इक्वल टू के वाई बाई जेड। अच्छा, यहां पे मेंशन कर देना के नॉट इक्वल टू 0। यहां पे मेंशन क्या करना है भाई? के नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब केस 1, फिर से लड़ेंगे केस 1। केस 1, x का वैल्यू y, अच्छा x का वैल्यू 1/6, y का वैल्यू k नहीं पता, y का वैल्यू 5, z का वैल्यू 9। तो यहां से k कितना जाएगा भाई? k आ जाएगा 9 चक 54/5, है ना, 54/5। अब केस 3, अच्छा केस 2, सॉरी 3 नहीं, केस 2 में क्या है? फिर से x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू यहां से निकलेगा, है ना, इसी रिलेशन को यूज करेंगे बार बार। तो x का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू 54/5 और y का वैल्यू 6, z का वैल्यू 1/5। 1/5 मतलब 5 ऊपर 30 हो जाएगा। देखो भाई 6/1/5, तो 6 इंटू 5/1, यानी कि ये 30 हो जाएगा इंटू 1। तो 5 से 5 कट गया, 54 छक कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, z के बिठाया, y 6 है, 54। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसको लिखता हूँ। वेट, x इक्वल टू k कितना भाई? 54/5 इंटू y इस बार 6 दिया हुआ है, डिवाइडेड z 1/5 दिया हुआ है। तो 1/5 अगर 6/1/5 करो तो 6 इंटू 5 हो जाएगा 30। यहाँ 30 लिख देता हूँ, ये 6 बाद में। ठीक है, बट इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता, x का वैल्यू इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता। कुछ गंडगोल है। y 6 दिया हुआ है और z 1/5 दिया हुआ है, इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार मैं चेक करता हूँ, 4 का 3, x इक्वल टू 3y/10z, और ये 9 आ रहा है, 9 6 9 54। ये क्या हो गया? ये ऊपर नीचे क्यों हो गया? x इज इक्वल टू k का वैल्यू है, अच्छा अगर ये 9 कर लो। बहुत ही खतरनाक जगह पे मैं फंसा। देखो मैंने इसको रैंडमली 9 इंटू 6 कर दिया, जबकि ये दोनों डिवाइड में है ना, ये दोनों भाई किस में है? डिवाइड में है। तो ये k का वैल्यू इतना नहीं आएगा। आप लोगों ने देख लिया होगा, कमेंट में बता देना कि कहाँ गड़बड़ हुआ था मेरा।
ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, ये 3 से 3 बार में, सॉरी 2 बार में, और ये 3 से 3 बार में, तो ये k का वैल्यू आ जाएगा 10, 3/10 है ना, 3/10। तो अब केस, तो x इज इक्वल टू k आ गया 3/10 इंटू y दिया हुआ है 6, और ये 1/5 मतलब ये 5, ठीक है। तो ये 2 बार में, ठीक 2 बार में, और ये 2 से 3 बार में, यानी कि ये 9। तो x देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 9, ठीक है। कितना आ गया भाई? 9, है ना। अब देखो हमें बोला था x y z में संबंध ज्ञात करने, तो x y z का संबंध तो यही है, यहां पे हम लोग बिठा देते हैं। x का वैल्यू कितना है भाई? x इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना आया है? 3/10 इंटू y/z, तो ये कितना होगा? 3y/10z। सिंपल यहां लिख देना है, ये रिलेशन है, x y z में ये रिलेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। 4 पार्ट लगेगा, 4 पार्ट में पूरा खत्म। पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 टू जितना पॉसिबल होगा उतना करवा दूंगा, फिर तीसरा पार्ट में पूरा ये एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। चौथा पार्ट में पूरा PYQs कर लेंगे। PYQs कहां से कहां तक? PYQs जो होगा 2008 से 2025 तक, ठीक है, 2008 से 2025 तक देख लेंगे कि यहां से किस तरह का क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन यहां से मतलब हम लोग पाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।